हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर वाइज जर्नी ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री बुक, एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीईआरटी बुक्स एंड व्हाई एनसीईआरटी बुक्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया। कि फॉर गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी की बुक सबसे रिलायबल और सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्यों है, वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज अ बेस हम ये क्लास 6 की ही हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक लेके चल रहे हैं। सो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। और एज एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी बुक्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, सो एज अ क्यूरियस यूपीएससी एस्पिरेंट you should search a little bit about NCERT. Go to NCERT website and just read about कि जो वो खुद के बारे में लिखते हैं एनसीईआरटी में, इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू विल लर्न टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यू शुड नो, ठीक है। ये वाली बुक 2006 में फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई थी और उसके बाद इसके डिफरेंट रीप्रिंट्स हैं, और अगर बीच में कोई चेंज होगी तो वो मेंशन करते हैं। नाउ लेट्स सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में रिवाइज हुआ था, जिसके रिकमेंडेशन के बाद ये सारी बुक लिखी गई है। सो बेसिकली इसलिए फर्स्ट इस बुक की प्रिंट 2006 में आई थी, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बेसिस पर है। अब ये फ्रेमवर्क ये करता है कि discourage rote learning एंड मेंटेनेंस ऑफ शार्प बाउंड्री बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। देखो, पहले की एजुकेशन, पहले की टेक्स्ट बुक ऐसे थी कि जिसमें रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, चीज़ें बस इंफॉर्मेशन डाल दो, बच्चे रट लें, एग्जाम में लिख लें। बट ये जो 2005 में रिवीजन हुआ है करिकुलम का, इसके बाद से कॉन्सेप्ट एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देने लगी है एनसीईआरटी अपनी बुक में भी, और टेक्स्ट को ऐसे लगती है जिससे बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। सोचो, अगर सारे सब्जेक्ट में मैं बोलूं कि सबसे कम कॉन्सेप्ट किस में लगता होगा, तो जनरली कोई भी बोलेगा कि मे बी हिस्ट्री की बुक, क्योंकि हिस्ट्री में तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। बट व्हेन वी विल स्टडी दिस बुक वी विल गेट टू नो कि हिस्ट्री को भी कैसे आप कॉन्सेप्चुअली एनालाइज कर सकते हैं, और कैसे हर टाइम हिस्ट्री में दिमाग लगाते रहते हैं हिस्टोरियंस, चीज़ें एनालाइज करने के लिए और चीज़ें समझने के लिए। सो अगर हिस्ट्री जैसे बुक में एनालिसिस और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सोचो हर बुक में एनालिसिस और कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एनालिसिस और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। कोई भी सब्जेक्ट को समझना कि वो है तो क्या है, क्यों है, और सो दैट अगर उसके बेसिस उस पे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है, और उसका सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी भी अपने 2005 के फ्रेमवर्क के बाद ये करती है कि जो रट्टाफिकेशन है, रोट लर्निंग, उसको डिस्करेज करती है, और जो शार्प बाउंड्री है, ऐसा नहीं है कि उसको डिस्करेज करती है कि मतलब जैसे कि जैसे मैंने पहले भी शायद वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि यूपीएससी के सब्जेक्ट में भी, इनफैक्ट यूपीएससी के पेपर में भी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है, चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तुम्हारी ज्योग्राफी तुम्हारी हिस्ट्री को अफेक्ट करती है, तुम्हारी हिस्ट्री कुछ कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का कवर करेगी, तुम्हारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसी तरह से हिस्ट्री और तुम्हारा पॉलिटी ओवरलैपिंग होगा, पॉलिटी में भी तुम कुछ हिस्ट्री का पार्ट पढ़ोगे। इसी तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी इशू को तुम एज ए इकोनॉमिक इशू भी ले सकते हो, उसको एज ए इन्वायरमेंटल इशू भी ले सकते हो। सो आज की दुनिया में जब ग्लोब ही इंटरकनेक्टेड है, दुनिया ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सब्जेक्ट भी एक दूसरे से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट मतलब एनसीईआरटी ये बात को रिकॉग्नाइज करके अब जो नया करिकुलम डिज़ाइन किया था 2005 ऑनवर्ड्स के लिए, तो उसमें ये जो शार्प बाउंड्री होता है सब्जेक्ट में कि नहीं ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, मतलब है ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटी है, वो शार्प बाउंड्री ऑब्वियसली मेजर कंटेंट रहता है, बट कुछ कंटेंट होता है जो ओवरलैपिंग भी होता है, और इसको हमारी एनसीईआरटी भी, हमारे जो एनसीईआरटी भी है, ये बात रिकॉग्नाइज करती है। और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि चीज़ें कोई टाइट बाउंड्री नहीं है, कहीं भी चीज़ें ओवरलैप होती रहती हैं, कॉन्सेप्ट ओवरलैप होते रहते हैं।
जो कि पढ़ने को और इस दुनिया को और ज़्यादा इंटरटेनिंग और ज़्यादा मतलब इंटरटेनिंग बनाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ज़्यादा फन बनाता है चीज़ें समझने में, उसका इंटर रिलेशन समझने में। ठीक है, उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ एनसीईआरटी के बुक में बारे में कि देखो जो नॉर्मल बुक होती है वो, जैसे कि कोई शशि थरूर कोई बुक लिखे वो उनकी बुक होगी, वी डी सावरकर कोई बुक लिखे वो उनकी बुक होगी। ऐसे बहुत सारे जो राइटर्स अपने लेवल पे बुक लिखते हैं, जो पर्सनल उनकी बुक होती है वो उनकी बुक होती है, वो लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चेंज कर देता है और चीज़ें पब्लिश होती है। बट एनसीईआरटी के बुक इट्स नॉट रिटन बाय वन, एक आदमी के द्वारा लिखी हुई बुक नहीं है, एक आदमी का वर्क नहीं है, ये पूरे बहुत सारे लोगों की मेहनत से मिलके बनी है। और सारे लोग जो एनसीईआरटी के बुक लिखते हैं वो बाप हैं अपने फील्ड में। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल में कोई भी हिस्ट्री की बुक जो में कंट्रीब्यूशन होगा तो वो वैसे प्रोफेसर होंगे जो सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे होंगे अपने फील्ड में, तब जाके उनको सौभाग्य प्राप्त हो गया वो 6 क्लास की एनसीईआरटी भी लिख सकें। सो एनसीईआरटी की बुक सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स इसलिए क्योंकि कोई एक बंदा नहीं लिख रहा है, एक बंदा लिखता है, 10 बंदे उसको चेक करते हैं, प्लस 20 बंदे उसको रीचेक करते हैं। उसके बाद भी जस्ट सोचो एनसीईआरटी की बुक जो कि गवर्नमेंट ओन बुक है तो वो यार कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर कुछ भी उसमें, अब देखो थोड़ी सी चीज़ें ग्रे एरिया हर जगह होता है, बट जो एकदम ही उल्टी चीज़ें अगर वो लिख देगा तब तो लोग यार रोड पर उतर आएंगे, पार्लियामेंट में हंगामा मच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ज़्यादातर चांसेस हैं, मतलब अब 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट 98-99% चीज़ें वो ऑथेंटिक होती हैं। दैट्स वाई किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक रेफर करना सबसे सेफ और सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। कंपैरेटिवली तुमने कोई आर्टिकल मतलब ऑनलाइन पढ़ लिया या किसी ने तुमको कोई व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड कर लिए या कोई यूट्यूब का वीडियो बना दिया उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फीडबैक लूप नहीं है, कोई उसको रीचेक करने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी उस बात पे डिपेंड करती है कि कोई उसको रीचेक कर रहा है कि नहीं, कोई ऊपर बैठा है कि नहीं जो उसमें गलतियाँ फाइंड करके उसको ठीक करेगा। सो यूट्यूब के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉपीराइट का चीज़ें लिख दोगे तभी हटेगा। उसी तरह से कोई अपनी पर्सनल बुक लिखता है तो उसमें ऑथर का है, उसमें पहले लिखी रहती है या ऑथर की अपनी। उसी तरह से न्यूज़, इनफैक्ट न्यूज़ में हिंदू में भी तुम आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में डिस्क्लेमर लिख देता है कि इसमें इस आर्टिकल में व्यक्त की हुई जो भी ये है मतलब आइडियोलॉजी है या जो भी एनालिसिस है वो जो ऑथर है उसका अपना पर्सपेक्टिव है और द हिंदू का उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक होती है वो इस ऐसे मिलके होती है कि किसी एक आदमी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल का वर्क है जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पे वर्क करते हैं। और कहीं ना कहीं लोग उसको मतलब सब उसको एक्नॉलेज करता है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी कहीं भी होती है बट मोटा मोटी सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है हमारी एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट बुक सोचो क्लास 6 की टेक्स्ट बुक की बात करें, अभी हम क्लास 12 थी, अब दूसरी हायर नहीं, 6 क्लास के बच्चे के लिए जो टेक्स्ट बुक लिखी हुई है, जस्ट उसमें देखो टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट कमेटी है, उसमें हर्ष वर्धन है हमारे चीफ, उसके बाद नीलाद्री भट्टाचार्य हैं, सेवरल टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, उनके पर्सनल को यूज़ करके ये बुक बनी है। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी है, ये मॉनिटरिंग कमेटी होती है अल्टीमेट, वो मॉनिटर करती है जो टेक्स्ट लिखा उसमें जो चेंजेस होंगे वो रिकमेंड करेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इसमें होती है। उसके अलावा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक बार टेक्स्ट बुक सोचो ये जो बुक लिखी हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये एडवांटेज है कि मतलब डे टू डे मतलब जो भी बात हुई है वो 100 साल पहले की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अब 2005 में भी जो 100 साल पहले हुआ था अब 2023 में आके वो बदल नहीं जाएगा। तो मतलब 2006 में जब ये बुक लिखेगी और 2023 है तो जो भी चीज़ इसमें गलती होगी वो सारी रिवीजन हो, काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज होके मतलब काफ़ी ऑथेंटिक और करेक्ट बुक है जो अभी 2023 की एनसीईआरटी तुम जिसको कहोगे। ठीक है, सोचो ये बात वो 2005 में लिखे थे और वो बोलते
कंटिन्यूअस इसमें कमेंट सजेशन वो लेते हैं और रिवीजन और रिफाइनमेंट होती रहती है बुक के, ठीक है। अनलाइक जो पर्सनल राइटर हैं, एक बुक लिख दिया उसके बाद आप नेक्स्ट बुक पे लोगे, वो क्यों बार बार रिफाइनमेंट कर लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो कोई जैसे यूपीएससी स्पेसिफिक कोई बुक लिख रहे हैं, वो सब अलग बात है। बट जनरली कोई ऐसे जेनरिक बुक को उतना ज़्यादा एक राइटर जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही रिवाइज करेगा, जबकि यहाँ तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेक करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट कमेटी में इतने सारे प्रोफेसर हैं, मेंबर्स हैं, चीज़ें हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वो सारे लोगों की मेहनत से ये एनसीईआरटी बुक बनी है। सो ये मतलब इस पे डाउट करना इज़ लाइक, ऑब्वियसली अगर कोई लोग डाउट करते हैं, चीज़ें केस डालते हैं, बट अगेन जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होगी, कंट्रोवर्सी होगी, वो इसमें बुक में अपडेट कर देगा। बुक वाले को क्या दिक्कत है, क्यों कोई गलत चीज़ इसमें लिखेगा, वरना मतलब अपोजिशन भी तो होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बीजेपी के बहुत लोग तुमको लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी में गलत है, मतलब कांग्रेस ने अपने हिसाब से लिखा चीज़ें, बट ऐसा नहीं हुआ कि 2014 में आते बीजेपी ने चाहती तो अगर गलत है तो बदल देती है बुक। कितना टाइम लगता है, मतलब 2-3 साल लगेगा, बट चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, मतलब इसमें उतनी भी चीज़ें गलत नहीं होती हैं, बोलने पे अपने लोग बोल देते हैं। बट एनसीईआरटी में जो चीज़ बहुत सोच समझ के लिखी गई हैं। प्लस देखो थोड़ा सा चीज़ें बायस्ड होता है, बायस्ड भी नहीं कहोगे, अब ऐसा कहोगे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री की अपनी एक आइडियोलॉजी बनती है तो उसका करिकुलम उस आइडियोलॉजी के हिसाब से सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी है, तो तुम्हारी बुक में ऐसा ग्लोरीफाई नहीं करेगा कि डेमोक्रेसी बर्बाद है, घटिया चीज़ है, और जो मोनार्की थी, जब किंग विंग का राज चलता था, वही बहुत अच्छा टाइम हुआ करता था, तो ऐसा नहीं कहेगा। जनरली वो यही कहीं ना कहीं दिखाएगा कि डेमोक्रेसी अच्छी है, और हम भी जानते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि डेमोक्रेसी अच्छी है। उसी तरह से अगर कोई किंग के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस करता है तो राइट मोमेंट पे राइट जगह करता है। फॉर एग्जांपल वो हिस्ट्री जब भी बैक में जाती है तो फॉर एग्जांपल ब्रिटिश के बारे में ज़्यादा रिसोर्सेज होगा क्योंकि वो रिसेंट की बात है। उसी तरह से मुगल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज होगा क्योंकि वो भी जस्ट उससे पहले थे, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनकी लिखी बुक, तब तक चीज़ें ज़्यादा डेवलप थी, तो उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, वो रिसेंट हिस्ट्री है। उसी तरह से जो बहुत पुरानी एंशियंट हिस्ट्री होती है वहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उनके वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कम हो जाती है। उसी तरह से जब कोई किंग या किसी राजा के बारे में लिखना होता है तो फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी के बुक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे वो एरिया वाइज लिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 में से किसी एक राजा के बारे में लिखना है तो जनरली उस राजा के बारे में लिखेगी जिसका एरिया ज़्यादा था, वही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अकबर और महाराणा प्रताप की बात चल रही है तो जहाँ पे वीरता का एग्जांपल देना होगा वहाँ महाराणा प्रताप की बात आएगी, क्योंकि सारे ऑड्स के अगेंस्ट भी वो बहुत सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब बिना अपने जान और चीज़ों की परवाह किए। लेकिन जहाँ पे एज अ अंपायर डिस्कशन होगा वहाँ पे अकबर का अंपायर, मुगल अंपायर डिस्कस होगा, क्योंकि वो एज अ वाइड एरिया ऑफ इंडिया पे रूल करती थी। उसी तरह से देखोगे एनसीईआरटी में बहुत बार ऐसा दिखाएगा कि जो दिल्ली में अंपायर बंदी है, मतलब दिल्ली में जिसका कैपिटल है, उसको ऐसा इंडिया का अंपायर दिखाता है कि वो इंडिया का अंपायर है, बाकी साइड वाले अंपायर हैं, जो कि एक मतलब जो कि एक नैरेटिव डेवलप होता है, क्योंकि दिल्ली आज भी इंडिया का कैपिटल है। तो हिस्ट्री अगर उस बेस से, और दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी अपना नहीं मानता है, मतलब वो एक कैपिटल वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल तमिल होगा, वो तमिल स्पीकिंग लोगों का होगा। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में वहाँ के लोकल लीडर्स होंगे जो बंगाली स्पीकिंग होंगे। उसी तरह से राजस्थान में अपने पर्सनल बहुत सारे लीडर होंगे, बिहार में अपने मगध और दूसरे अंपायर होंगे। उसी तरह से तुम्हारे सेंट्रल इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे में नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, हर जगह अलग अलग लोकल अंपायर होती है। बट जनरली देखना कि दिल्ली में जो अंपायर होती है वो खुद दिल्ली में पैदा हुआ लोग नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से आता है। तो दिल्ली एक तरह से एक सिंबॉलिक मतलब इन द हिस्ट्री भी तुम पढ़ोगे कि दिल्ली एक तरह से सिंबॉलिक प्लेस है इंडिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है एज अ यूनिफाइड इंडिया, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विद द टाइम ऑब्वियसली जो किसका पावर, मतलब कौन दिल्ली में राज कर रहा है वो चेंज हो गया, उसके बाउंड्री चेंज होंगे, उसकी मतलब इन्फ्लुएंस चेंज होगा। हो सकता है इंडिया का अभी का बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं बट जो कि कभी हो सकता है दिल्ली के रूलर के कंट्रोल में कभी नहीं आई, मे बी एक्सट्रीम साउथ का पार्ट या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। बट जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ऐसा
आएगा कि जो दिल्ली पे है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मतलब जैसे राजस्थान वाला बोलेगा मैं राजस्थानी हूँ, महाराष्ट्र बोलेगा मैं मराठा हूँ, साउथ का बोलेगा मैं तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, कन्नड़ो, पर दिल्ली वाला नहीं बोलेगा मैं डेलाइट हूँ। जनरली दिल्ली पे एक ऐसा हमेशा बाहर वाले राज करते हैं, और दिल्ली एक सिंबॉलिकल पोजीशन है जो कि एज अ मेजॉरिटी, मतलब एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी विल सी इन द हिस्ट्री, तो वैसी बहुत एक्सट्रीम बायस नहीं है जो भी एनसीईआरटी चुनती है, जैसे भी लिखी होगी, व्हेन यू विल स्टडी यू विल सी दैट काफ़ी अच्छे वे में लिखी है, सो दैट कि एक, और प्लस एनसीईआरटी ये भी नहीं लिख सकती है हमेशा, जैसे हो सकता है तुम अभी तुम्हारी इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कल को हो जाए फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक टाइप की कम्युनिटी ही अपना सुप्रीमेसी दे दे, फॉर एग्जांपल कोई भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है, वो अपनी हिस्ट्री ऐसी मोड़ लिख देंगे जिसमें ताकि उस स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजियस की बस ग्लोरिफिकेशन हो, ताकि दूसरे का भी हाईलाइट नहीं हो। ये उनकी कंट्री है, बट हमारी कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिसमें सारे रिलीजन, सारे लैंग्वेज, सारे तरह से दिखने वाले लोग को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में ये प्रॉब्लम है कि तुम एक चीज से अगर डिफ्रेंशिएशन शुरू कर दोगे फिर उसको रोका नहीं जा सकता, फिर डिफ्रेंशिएशन दूसरी चीज के बेसिस पे होगी, फिर भेदभाव दूसरी चीज का बेसिस का होगा। तो बेस्ट वे होता है मतलब भेदभाव और इस तरह के डिफ्रेंशिएशन रोकने का कि एक रीजनेबल फ्रेमवर्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लो, ताकि फ्यूचर के लोग भी इंक्लूड हो जाए, प्रेजेंट के लोग भी इंक्लूड हो जाए, पास्ट के लोग भी इंक्लूड हो जाए। तो वी विल सी कि एनसीईआरटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को चीजें करते हैं। सो ये सारी चीजें होंगी। बाकी व्हेन यू विल स्टडी द सिलेबस, तुम अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हो और अपनी आइडियोलॉजी और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर फॉर्म कर सकते हो, एंड यू विल रियलाइज कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो इस वे में लिखी है कि जहां पे वो बोलेगा कि ऐसा लगता है कि वो वैसे होंगे तो वो वही लिखता है, ऐसा नहीं लिखेगा कि ये देखकर इसका मतलब वही था। जहां पे बात डाउट की होगी वहां पे वो डाउट के फॉर्म में लिखेगा, और जहां पे चीजें सर्टेनिटी होगी वहां पे वो सर्टेनिटी की चीजें में लिखेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी बुक। अनलाइक जो कोई मे बी कोई प्रोपागेंडा की बुक होगी या कोई स्पेसिफिक आदमी की बुक होगी, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चीजें नरेट करेगा कि देखो ये था इसका मतलब यही है, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं लिखेगा। एनसीईआरटी अगर ये था मतलब यही है तभी लिखेगा यही, अगर उसका 4 मतलब हो सकते हैं तो वो लिखेगा कि इसके 4 अलग अलग वे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मोटा मोटी मतलब ऑप्शन लग रहा है वो ये लग रहा है, इसका रीजन ये है। सो तुम्हारी रीजनिंग डेवलप करता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और इतने लोग मिलके लिखे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी सरकारें बदली, चीजें बदली, अपोजिशन बैठा रहता है, यार एक कोई चीज कुछ गलत बोल देता है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो एक ऑफिशियल चीज है, प्लस एनसीईआरटी एक ऐसी चीज होती है कंट्री की, बिकॉज दिस इज ऑफिशियल बुक, तो ये बाहर भी क्रिटिसाइज होगी अगर इंडिया के एनसीईआरटी में ऑफिशियल बुक में कुछ कोई डिफरेंट चीज लिख देगा। इसलिए तुम देखोगे कि इवन जो मे बी फॉर एग्जाम्पल बीजेपी या कोई भी लेफ्टिस्ट होंगे या कोई भी दूसरी ऐसे जिनकी अपनी कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होंगी, वो बाहर में तो अपने स्पीच में तो कुछ भी बोल देंगे उल्टा सीधा, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत सोच समझ के बोलते हैं चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑफिशियल फोरम है। उसी तरह से एनसीईआरटी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीईआरटी की बुक एक ऑफिशियल बुक है। यहाँ पे बहुत सारी फर्जी और गार्बेज चीज़ें नहीं होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा मोटा मोटी जनरली वो ऑथेंटिक होता है, और कोई भी 0.1 मतलब 99% सही होता है। और जब एक्सेप्शन के बेसिस पर पूरी बुक को गलत मत कहना, ऑलवेज रियलाइज कि कोई भी चीज़ 100% ट्रू या 100% करेक्ट नहीं हो पा सकती है, ठीक है। सो ये देखो ये सारे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल जो हर एनसीईआरटी के शुरू में लिखा होगा। तो जब भी एनसीईआरटी शुरू करो आई विल रिकमेंड कि इसको एक बार पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी के जर्नी में ये तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीएम्बल याद होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, जब आगे हम सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ेंगे वी विल गो थ्रू दिस प्रीएम्बल एंड वी विल डिस्कस इसके सारी चीज़ें, ठीक है। Why should study history? We'll discuss in the next chapter, and after that let's come here acknowledgement. अब देखो एनसीईआरटी का acknowledgement, this has been making in several months. ऐसा नहीं कि कोई एक दिन उठा और सुबह तक बुक लिख देनी, बहुत महीने की मेहनत, और वो महीने की मेहनत ऐसे नहीं, और जब सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी तब सेवरल मंथ लगा उसको कंपाइल करने में। बहुत सारी टीम है, स्कूल टीचर हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बंदे, एनसीईआरटी के खुद की फैकल्टी, लॉन्ग इंटेंस डिस्कशन हो रहा है, मारा पीटी खाटा कूटी सब कुछ करके ये बुक बनी है। तो इस बुक के रिस्पेक्ट करो, इसके कंटेंट के रिस्पेक्ट करो, और एज अ सिटीजन सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे लिए एनसीईआरटी के बुक है, ठीक है। अगर कुछ गलत होगी, चीज़ें होंगी, वो गवर्नमेंट चेंज कर देगी, एनसीईआरटी
चेंज कर देंगे, लेकिन कभी चेंज करे तो इट इज़ आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन जस्ट टू वेरीफाई कि वो चेंज सही भी कर रही है कि नहीं कर रही है। व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी बुक एक बार जब पढ़ लो तो अब तुम्हारी एक ओपन माइंड से एक पता चल जाएगा तुमको कि अच्छा ये कोई बायस्ड है कि नहीं बायस्ड है। वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल गो थ्रू द सिलेबस सो दैट फ्यूचर में जब कोई चेंजेस आए तो यू कैन जज इट कि वो बायस्ड है कि नहीं बायस्ड है। बायस्ड चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में पर्सनल में तो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट पब्लिक लाइफ में वी डोंट हैव टू इनकरेज, क्योंकि बायसनेस हुई या भेदभाव हुआ ये एक ऐसा चीज़ है कि एक करोगे तो वो वहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा और कभी ना कभी आके तुमको भी पकड़ लेगा। तो बेटर है कि ये जो बुरी चीज़ें हैं वो बॉक्स के अंदर ही नहीं, इनको बुरा ही माना जाए। अगर कोई मतलब सिगरेट पीता है तो वो छुप के ही पिए, उसको मेन स्ट्रीम ना करे क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं। उसी तरह से जो भी बायसनेस हुआ या अननेसेसरी किसी पर अत्याचार करना हुआ, लोगों में भेदभाव हुआ, ये गलत चीज़ें हैं। अल्टीमेटली इसका व्हेन वी विल गो थ्रू हिस्ट्री वी विल सी कि कहाँ पे कैसे गलत इफेक्ट पड़ जाता है एज अ कंट्री। सो वी डोंट हैव टू इनकरेज एज अ सिटीजन। इवन हमको उससे फायदा हो रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी किसी ना किसी को घूम फिर के आके चीजें, वो कर्मा वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि गड्ढा खोदोगे तो दूसरे ही गिरेंगे, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा तुम ऊपर देख रहे होगे पैर फिसलेगा उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो बेटर है कि गड्ढा नहीं खोदना है। एंड यूपीएससी का नॉलेज विल एम्पावर अस टू नो एग्जैक्टली कि क्या चीज गड्ढा है और क्या चीज गड्ढा नहीं है। सो दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट जो आज हम करेंगे उसका फल हम नहीं बोएंगे। मतलब आज जो पेड़ लगाओगे उसका फल बाद में आएगा, तो उसका मतलब तुम जो आज की दुनिया बनाओगे वो दुनिया में तुम्हारे बच्चे रहेंगे। तो जो भी चीज़ इनकरेज करो और जो भी चीज़ सोसाइटी जैसा भी हमें बनाना है, वी हैव टू नो दैट मे बी उसका इफेक्ट हम पे ना पड़े बट हमारे बच्चों पे ज़रूर पड़ेगा, तो उसी हिसाब की सोसाइटी बनानी है। ठीक है। सो एनसीईआरटी ये हुआ। ये देखो यंग रीडर्स के भी इनपुट एनसीईआरटी में लिखते हैं। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी है, वो सजेशन देते हैं, कुछ गलत लिख रहे हैं उसमें चाहे क्यों लिख दिया ये चीज़। ठीक है, उसमें ये एकलव्य हैं, CN सुब्रमण्यम है, उपेंद्र सिंह है, मैरी जॉन है। क्रिटिकल कमेंट भी देख रहे हैं ड्राफ्ट में कि ये गलत है ये सही है। BD चट्टोपाध्याय हैं, सोचो इतने सारे प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर जनरल, और ऐसे करते 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 ये सारा जस्ट गो थ्रू इट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, डोंट मतलब ऐसे मत देखो। बाकी दूसरी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, आर्ट क्रिएट है, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। एंड ये कहता है मतलब वी अपोलोजाइज फॉर एनी ओमिशन दैट मे हैव इन्वेंटेड टेकन प्लेस। मतलब एक्नॉलेजमेंट भी, इतने लोग को एक्नॉलेजमेंट करने के बाद भी कुछ लोग छूट सकते हैं कि भाई जिनको एक्नॉलेज नहीं किया गया है। उसी तरह से प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यू नो कि एनसीईआरटी की बुक कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मेहनत के बाद कितने लोग, कितनी टीम मिल के इसको बनाती है, कितने लोग उसमें फीडबैक देते हैं, कितनी बार रिवीजन होता है। और एक बार ये 2006 में लिखी गई, आज 2005 है, बहुत बार केस हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट में, उससे कुछ वर्डिक्ट आया होगा, चीज़ें हुई होंगी, उसके बाद जितनी भी मतलब जो भी चेंजेस होने थे वो ज़्यादातर हो चुके होंगे। मे बी आगे हों वो अलग बात है, लेकिन अभी की जो है वो 100% नहीं तो ऑलमोस्ट 98-99% तक हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और बाकी हाउ एनसीईआरटी इज रिटन और कैसे ये एनालिसिस को सोचने को इनकरेज करती है, वी विल सी व्हेन वी विल स्टडी द चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।